we cannot obtain the detailed knowledge about flow properties such as velocity or pressure at every point inside the controller volume. समझ लगी बात की? अब आए जी, अब वो कह रहा है कि हम हर पॉइंट पे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो देन डिफरेंशियल एनालिसिस फिर आता है। डिफरेंशियल एनालिसिस क्या करता है? ऑन दी अदर हैंड इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? कंटिन्यूटी और मोमेंटम ऑफ फ्लूइड मोशन टू एवरी पॉइंट्स इन अ फ्लो फील्ड ओवर अ रीजन कॉल्ड फ्लो डोमेन। अब ये जहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, वो आपकी फ्लो डोमेन कहलाती है। यू कैन थिंक of differential technique at analysis of millions of tiny control volumes sketched end to end and on the top of each other all throughout the flow field। ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताई कि अभी आपने ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम को इसके अंदर कैलकुलेट करना है। इन द लिमिट एज द नंबर ऑफ टाइनी कंट्रोल वॉल्यूम गोज टू इन्फिनिटी एंड साइज ऑफ ईच कंट्रोल वॉल्यूम श्रिंक टू अ पॉइंट। ये जैसा कि हमने इसके अंदर कहा था, मैंने कहा था कि इस कंट्रोल वॉल्यूम को अगर आप श्रिंक कर दें तो इस तरह के इसके अंदर इन्फिनिटी पार्टिकल्स आ जाएंगे एंड साइज ऑफ ईच कंट्रोल वॉल्यूम श्रिंक टू पॉइंट द कंजर्वेशन इक्वेशन सिंपली टू अ सेट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन that are valid at every point in the flow. When we solve these differential equations yield detail about the velocity। जब हम हर पॉइंट के लिए इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या मिल जाता है? डिटेल्ड अबाउट द वेलोसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर एक्स्ट्रा। जो भी प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मूला घूम घुमा के बात वही है कि आपने कोई भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है तो पहले आप इस पॉइंट की कैलकुलेट करेंगे, देन आप फ्लो डोमेन के अंदर हर पॉइंट को एडअप कर देंगे तो आपके पास ओवरऑल वो चीज़ आ जाएगी एट एवरी पॉइंट थ्रू आउट द इंटायर फ्लो डोमेन। इन फिगर 9.1b ये देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो 9.1b से अब आपने इसको आगे रीड आउट कर लेना है। इसमें उसने यही बताया होगा कि मतलब ये फ्लो इन या फ्लो फील्ड है, तो वो यहाँ पे ये बाउंड्री कंडीशन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन पे पता होता है। बाउंड्री कंडीशन की मदद से जो अगली वैल्यू है वो हम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर लाइन को क्यों रीड आउट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आपकी बेस बनाना चाह रहा हूँ चीज़ों के बारे में कि आप जो चीज़ें मतलब आपको भूल चुकी हैं वो आप रिवाइज़ कर लो। तो अब हमने कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच लगानी है। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच लगा के सबसे पहले जी कंजर्वेशन ऑफ मैस इक्वेशन हमने निकालनी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है जी। ये देखें जी, ये जो मैंने सेपरेट अपना इंटीग्रल फॉर्म है, ये हमने इंटीग्रल फॉर्म क्लास में डिस्कस की थी कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे मैंने इसी एक इक्वेशन के लिए एक सेपरेट क्लिप भी रिकॉर्ड किया है, वो आप देख लीजिएगा। ये डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में ये हमारे पास फाइनल फॉर्म थी। अगर आपको याद हो तो इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म मैंने आपको लिख के बताई थी कैसे। कंप्रेस्ड फॉर्म में हमारे पास मैंने बताया था कि डेल्टा ये वेक्टर होता है, किसके बराबर होता है? पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर, ठीक है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास वी वेक्टर किसके बराबर होता है? यू आई प्लस वी जे प्लस ओमेगा के। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? कंप्रेस्ड फॉर्म इसकी लिखी जाएगी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस डेल वेक्टर डॉट रो स्केलर इनटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो देखिए आइलेरियन अप्रोच में जो चेंज है टाइम प्लस स्पेस दोनों में आ रही है। ये डेल्टा क्या बताता है हमें उसके बारे में। हाँ जी जनाब, 9.5 हो गई तो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम आ गया। इनफाइनाइट ऐसे मिली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, ये देखते जाएं। ये हमने बड़ी डिटेल में इसका एक प्रूफ किया था डेरिवेशन का, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चीज़ें याद होंगी सारी जो कि रिव्यू है। हाँ जी 9.8 ये इक्वेशन हमने बड़ी डिटेल में क्लास में की हुई है, तो ये पुराने नोट्स देख लें आप। हाँ जी, अगला है जी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन।
अल्टरनेटिव फॉर्म, अब इस चीज़ की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या बनेगी ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। ये आप सोच रहे होंगे कि सर मतलब आज इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेस बनाने में टाइम लगता है। जब आपकी बेस बन जाए तो देन वो चीज़ें इजीली चलती जाती हैं। पार्शल रो बाय पार्शल टी प्लस डेल डॉट रो वी वेक्टर, ठीक है। हाँ जी जनाब, इसको करो। पार्शल रो बाय पार्शल टी वैसे आ गया, प्लस अब इसके ऊपर वो प्रोडक्ट रूल लगाओ। डेल पहले रो बाहर आया, डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर, प्लस अब रो अंदर चला गया, वी बाहर आ गया, डॉट रो डेल वेक्टर, ठीक है। दोनों को हमने प्रोडक्ट लगा दिया। अब देखिए पार्शल रो बाय पार्शल टी प्लस वी वेक्टर डॉट डेल रो प्लस रो डेल वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर आप ये देखें, ये जो चीज़ें हैं टाइम प्लस स्पेस, टाइम प्लस स्पेस कैसे, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ मटेरियल डेरिवेटिव, बड़ा डी। व्हाट इज़ मटेरियल डेरिवेटिव, बड़ा डी। बड़े डी का मतलब है मटेरियल डेरिवेटिव, यानी कि जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें जो चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इसके अंदर आएगी। यहाँ पे u प्लस पार्शल u पार्शल y v प्लस w पार्शल रो बाई पार्शल z। याद है मैंने जब एक्सेलरेशन आपको डिफाइन करके बताया था तो मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन में छोटे डी में और बड़े डी में क्या फ़र्क होगा। बड़े डी का मतलब है मटेरियल डेरिवेटिव, यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो उसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों चीज़ें आएंगी। तो इन दोनों चीज़ों की इसकी जगह पे मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, बड़ा डी रो बाई बड़ा डी टी प्लस रो डॉट वी इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं रो से डिवाइड कर दूँ तो 1 ओवर रो डी रो ओवर डी टी प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन आप ये लिख लो या इन दी फॉर्म ऑफ ये लिख लो, तो दोनों ही आपकी इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगला जी कंटिन्यूटी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये 9.12 भी हमने बड़ी डिटेल में की थी। हाँ जी, आगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में अब आप देख लें कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसमें लगा लें कि अगर टाइम में 0 हो जाएगी तो स्टेडी स्टेट हो जाएगी, अगर डेंसिटी बाहर आ जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट डेंसिटी, तो इनकम्प्रेसिबल के लिए हो जाएगी, डेंसिटी अंदर चली जाएगी तो डेंसिटी वेरिएबल है तो ये कंप्रेसिबल के लिए हो जाएगी। हाँ जी जनाब, उसके बाद अगला आर्टिकल आपके पास आ गया स्ट्रीम फंक्शन। क्या जी, स्ट्रीम फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये स्ट्रीम फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस पार्शियल रो यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल रो वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल रो डब्ल्यू बाई पार्शियल जी इज इक्वल टू 0। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये है स्टडी, अगर मैं इसके ऊपर स्टडी स्टेट के लिए अप्लाई करूँ, फ़र्ज़ करें हमारा कोई फ्लो है न, कोई किसी जगह पे हमारा कोई फ्लो था, वो था स्टडी स्टेट, ये इक्वेशन उठ गई। वो था इनकम्प्रेसिबल, पहला क्या था स्टेडी, दूसरा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी वो कह रहा है कि पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी। इसमें तीसरी कंडीशन 2D, यानी कि जो फ्लो के अंदर अगर चेंज आए ना 2 डायमेंशनल, तो तीसरी डायमेंशन उठ जाएगी। अब हमारा सिंपली
कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या रहेगी, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। अगर हमारा फ्लो स्टेडी हो, इनकम्प्रेसिबल हो और 2D हो, तो उसकी इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग स्ट्रीम फंक्शन टेक्निक। अब स्ट्रीम फंक्शन टेक्निक है क्या? स्ट्रीम फंक्शन टेक्निक ये कहता है कि आपके पास जो यू वेलोसिटी है ना, आप इसको किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन पार्शियल साई और पार्शियल वाई से डिफाइन करो, और जो आपके पास वी वेलोसिटी है पार्शियल साई और पार्शियल एक्स से, और ये इसको अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में डिफाइन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यू क्या थी। फ्लूइड अगर चल रहा है किसी डायरेक्शन में, उसकी जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, उस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमने कह दिया कि कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, उसमें जो चेंज है ना, वो हमने उस चेंज को नाम दे दिया यू का। और सिमिलरली हमने कह दिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चेंज आ रही है एक्स में, या आर्बिट्रेरी, हमने इन दोनों का नाम दे दिया। इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व होगी, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल साई और पार्शियल वाई माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल साई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर साई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, तो दोनों कट गए इक्वल टू 0। तो इसका हमें फ़ायदा ये, अगर आपके पास कोई फ्लो है ना, अगर आपके पास कोई फ्लो है 2D और इनकम्प्रेसिबल, तो उसकी जो u और v वेलोसिटी है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ साई फंक्शन। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको अलहदा से u और v कैलकुलेट करके फिर उसका पार्शियल डिफरेंशियल लेके उसको जमा करके फिर अगर वो 0 के बराबर आते हैं तो देन आप कहेंगे जी इसमें कंटिन्यूटी इंश्योर हो रही है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप कहेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी इंश्योर यानी मास कंजर्व उसका नहीं रह रहा। साई लिखने का हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि इसमें ऑलरेडी मतलब जैसे ही आपने u और v को पेज के ऊपर इन टर्म ऑफ साई लिखा, आप उस झंझट से आज़ाद हो गए कि जनाब मुझे कंटिन्यूटी इंश्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब जब आप u और v को इन टर्म ऑफ साई सिंगल वेरिएबल में रिप्लेस कर, दो वेरिएबल को आपने लिख लिया सिंगल वेरिएबल में, तो आपको कंटिन्यूटी इंश्योर नहीं करनी पड़ी, वो ऑटोमेटिकली 0 के बराबर आ गई। पहला फ़ायदा तो स्ट्रीम फंक्शन का ये हुआ कि हमें कंटिन्यूटी इंश्योर नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वो 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा फ़ायदा हमें क्या मिलता है, अगर आप इधर देखें, अगर आप बुक के अंदर देखें कि अलोंग स्ट्रीम लाइन हमारा जो एक साई आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक आपने ऐसा आर्बिट्रेरी फंक्शन डिफाइन करना है जो अलोंग स्ट्रीम लाइन वो कांस्टेंट रहेगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। द कर्व ऑफ कांस्टेंट साई आर स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लो, ठीक है। जो इसकी कांस्टेंट साई की जो कर्व है ना, वो किसके अंदर होगी? स्ट्रीम लाइन के अंदर होगी। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। लेट्स सपोज दिस इज़ अ स्ट्रीम लाइन, इसमें से आप इसका एक स्मॉल पोर्शन अलहदा करते हैं dr, इसके दो कंपोनेंट हुए dy dx, जबकि along tangent of this streamline give you the velocity of पार्टिकल along the streamline। अब इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला u हो गया और ये वाला v हो गया। तो इंटरपोलेशन के मुताबिक, ठीक है, हम क्या करते हैं, x को x से डिवाइड कर दें और y को y से, dx बाई यू dy बाई v
तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, वी डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वाई। तो ये इक्वेशन यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीम लाइन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये हमारे पास 0 अलोंग द स्ट्रीम लाइन 0 के बराबर आ गई, अगर अलोंग द स्ट्रीम लाइन मैं इस वी की जगह यू की जगह पे पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स लिखूँ इंटू डी वाई, सॉरी यू है ना, हाँ पार्शल वाई सॉरी इंटू डी वाई माइनस पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, वो जो हमने यू और वी को यहाँ पे पिछले पेज पे हमने डिफाइन किया था। तो ये हमारे पास अलोंग द, ये क्या है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो चेंज इन साई है, वो हमारे पास किसके बराबर आई, 0 के बराबर। तो ये पहली है कि अलोंग, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो आपके पास साई फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वो उसकी जो चेंज है वो 0 आनी चाहिए। अब जब हम लगाते हैं ना चेन रूल किसके ऊपर, डी साई के ऊपर, तो हमारे पास ये सिंपल ये इक्वेशन बनती है। ये आपने गूगल करके इसको देख लेना कि चेन रूल के मुताबिक पार्शल साई ओवर पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल साई ओवर पार्शल वाई पार्शल एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सेम, आपके पास बन गई चेंज इन साई। अब यहाँ पे अगर ये u और v पुट करेंगे आपके पास, तो सेम ये वाली इक्वेशन बनेगी अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो आपके पास जो चेंज इन, अब इस जगह पे सॉरी यहाँ पे आना था प्लस, क्योंकि v को हमने ऑलरेडी पिछले पेज पे वो माइनस के साथ हमने डिफाइन किया हुआ, तो ये आ गया प्लस। अब इस पूरे को हम चेन रूल के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, डी साई इज इक्वल टू 0 अलोंग द स्ट्रीम लाइन। राइट, अलोंग द स्ट्रीम लाइन ये हमारे पास 0 आ गई। अच्छा, इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम इसको आर्बिट्रेरी फंक्शन अप्लाई करते हैं, हमारा फ्लो था स्ट्रीम लाइन 2D इनकम्प्रेसिबल, तो अलोंग द स्ट्रीम लाइन हमें मैथमेटिकली पता चल गया कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन जो कर्व है वो इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन से हमें पता चल गया कि चेंज इन साइज जो होता है वो आपके पास 0 रहता है। इसका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो होता है वो फ़ायदा ये होता है कि दो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान, दो स्ट्रीम लाइंस, लेट्स सपोज दीज आर टू स्ट्रीम लाइंस, दिस इज साई 1, दिस इज साई 2, दो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान लेट्स सपोज पिक 1 पॉइंट हेयर एंड 1 पॉइंट हेयर, दिस इज आर्बिट्रेरी सरफेस स्मॉल ds। इन दो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान लेट्स सपोज ये फ्लो यहाँ से इन हुआ किसी फ्लो रेट के स्मॉल dq के साथ। अब इसके दो कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से कुछ फ्लो निकलेगा, ये सरफेस dy है y कंपोनेंट एंड ये dx है। अब ये सरफेस है, सरफेस मतलब 2D, ये ऐसे नज़र आ रही है, इसके अंदर से ये फ्लो गुजर रहा है, हमें फ्रंट व्यू वर्टिकल हाइट नज़र आ रही है और जो इनटू द पेज है ना वो हमें नज़र नहीं आ रही। फ़र्ज़ करें वो थी dz, तो मैं dz को कह देता हूँ 1। तो अब मेरे पास इस सरफेस का एरिया क्या हुआ, dy इंटू dz इज इक्वल टू dy, क्योंकि dz हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे फ्लो रेट क्या है, किसके बराबर होता है, dq av के। तो एरिया हमारे पास dy dz है इस सरफेस का, जो कि फाइनली इक्वल है dy के, और वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कौन सी है, u dy। चूँकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव, सिमिलरली इधर से बाहर आएगा तो ये क्या आएगा, चूँकि वेलोसिटी v है और इसका नेगेटिव कंपोनेंट है, और ये सरफेस कौन सी है, dx। इसके साथ भी dz था लेकिन dz क्या है, 1 है, इनटू द पेज मैंने सपोज किया हो 1। तो ओवरऑल मेरे पास dq किसके बराबर आ गया, ओवरऑल u dy प्लस
वी डी एक्स प्लस, मैंने इसलिए बोला कि नेट कुछ इधर की उधर निकला कुछ इधर की निकला, तो ओवरऑल ये इस चीज़ के बराबर आ गया। अब यू डी वाई माइनस यू डी एक्स, ये ओवरऑल इस रिलेशन के मुताबिक ये किसके बराबर था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन में 0 के बराबर। ठीक है, इस u की जगह पे मैं इसको लिख देता हूँ और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ माइनस पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स डी एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, पार्शल साई पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल साई ओवर पार्शल एक्स डी एक्स, तो डी क्यू। तो डी क्यू ये चेन रूल के मुताबिक डी साई के बराबर आ गया। तो डी क्यू फाइनली हमारे पास किसके बराबर है, डी साई। चेंज इन साई क्या है, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरा आर्बिट्रेरी फंक्शन लिखने का फ़ायदा ये हुआ कि जो डिफरेंस इन साई है ना वो हमें क्या देता है, चेंज इन फ्लो रेट। वो हमें क्या देता है, चेंज इन फ्लो रेट। डिफरेंस इन साई हमें क्या देता है, चेंज इन फ्लो रेट। तो स्ट्रीम फंक्शन का पहला फ़ायदा हमें ये हुआ कि स्ट्रीम फंक्शन अगर आपका कोई फ्लो 2D है, इनकम्प्रेसिबल है और स्ट्रीमलाइन है, तो आप उसको स्ट्रीमलाइन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि उसकी यू और वी को रिप्लेस करें आप साई फंक्शन के साथ। तो साई फंक्शन का आपको पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको कंटिन्यूटी इंश्योर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखें, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ साई फ्रॉम वन स्ट्रीमलाइन टू अनदर इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट विड्थ बिटवीन द टू स्ट्रीमलाइन। पर यूनिट विड्थ है यहाँ पे, ये याद रखना है, पर यूनिट विड्थ, क्योंकि जो अंदर की तरफ इसकी लेंथ है वो हमने 1 ली हुई है, तो वो हमें डिफरेंस इन उसके बराबर दे। ये फाइनल ये देखें, डी साई इज इक्वल टू y2 साई 2 माइनस साई 1, आपने ये, ठीक है, तो आप फाइनल ये आपने सारा ये यहाँ से ये आपने पेज नहीं करना। ठीक है, यहाँ से ये जो मैंने ये आपको डेरिवेशन करवाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फाइनल डी साई यहाँ तक आपने ये करनी है, ये करनी है डी क्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये पढ़ें, द वैल्यू ऑफ साई इंक्रीज टू द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम फ्लो टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साई इंक्रीजेज टू द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि ये अपने लेफ़्ट की तरफ इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। ये इसके अंदर ये बता रहा है। ठीक है, मतलब पहले 5 था, फिर 6 था, फिर 7 था, तो ये इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि अगर फ्लो मेरा आउटवर्ड है, यहाँ से भी बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी बाहर निकल रहा है, तो मैंने यू के साथ पॉजिटिव लगाया और वी के साथ नेगेटिव लगाया, तो ये इसका मतलब क्या है, मेरा फ्लो आउटवर्ड जा रहा है। अगर मेरा फ्लो होता इनवर्ड तो मेरा यू नेगेटिव होना था और वी क्या होना था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये साइंस आर्बिट्रेरी हैं, ये साइंस आर्बिट्रेरी हैं, लेकिन ये हमें क्या बताता है कि अगर मैं यू को पॉजिटिव लेता हूँ, वी को नेगेटिव लेता हूँ, तो फ्लो इज मूविंग आउटवर्ड। ठीक है, और अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है कि फ्लो इज मूविंग इनवर्ड। तो ये था जी आपका टोटल स्ट्रीमलाइन। ठीक है, अगला जी स्ट्रीमलाइन इन सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, वो इसको अप्लाई करके देखिएगा। ये सारी एग्जांपल्स आपने देखनी है। इसके बाद कंप्रेसिबल स्ट्रीम फंक्शन में जो आपका डेंसिटी है वो अंदर चली जाएगी, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ जी जनाब, अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कॉशीज़ इक्वेशन। हाँ जी जनाब, मैं अब फाइनल फॉर्म लिखूंगा क्योंकि इनकी डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में करवाई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए। जब मैं फ्लूइड के अंदर एफ इज इक्वल टू एम ए को अप्लाई करता हूँ तो एक्सेलरेशन मेरा डिफाइन हो जाता है। एक्सेलरेशन में रो वी इंटू एक्सेलरेशन कैसे आएगा, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल जी। ठीक है, इज इक्वल टू एफ। ठीक है, अब एफ हमारे पास दो तरह की थी, बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स। ठीक है, बॉडी फोर्स वो जो वॉल्यूम पे लगे, सरफेस फोर्स वो जो किसी एरिया पे लगे। जस्ट लाइक आपका प्रेशर था,
आपकी shear स्ट्रेस थी, आपकी नॉर्मल स्ट्रेस थी। सिमिलरली बॉडी फोर्स में आपकी ग्रेविटी आ जाती है। ठीक है, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा था कि सबसे पहले ऑयलर आया जिसने इसके अंदर काम किया, उसने फ्लो को इनविसिड सपोज किया। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा जनाब उसकी फाइनल हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो थी du/dt। अब इसका क्या मतलब है कि जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें टाइम और स्पेस दोनों आएगा। ठीक है, तो वो था -1/ρ पार्शल p/x प्लस बॉडी फोर्सेस ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें अब देखें कि जस्ट उसने कौन सी फोर्स कंसिडर की थी, इनविसिड फ्लो कंसिडर किया था, उसने नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर की थी, जबकि उसने वो अल्लाह आपका भला करे और उसने shear स्ट्रेस इसके अंदर कंसिडर नहीं की थी। तो दूसरा आया था आपके पास कॉशीज़। इक्वेशन, इसने ना सिर्फ shears कैलकुलेट की थी बल्कि इसने स्ट्रेसेस वो ही कैलकुलेट की थी। ठीक है, नॉर्मल कंसिडर की थी बल्कि इसने shear को भी हमने डेरिवेशन यूजिंग इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम की थी, ये मैंने क्लास में करवाई हुई थी। फाइनल ये यहाँ तक ये जो फाइनल इसके बन रहे थे ये मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाए थे और इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म भी निकाली थी। अब मैंने ये कहा था कि ये अगर एक नॉर्मल का कंपोनेंट है और ये दो shear के कंपोनेंट हैं। अगर यहाँ पे मैंने बताया था कि ये कॉशीज़ shear स्ट्रेस को कंसिडर तो किया था लेकिन उसको आंसर नहीं दे पाया था। shear स्ट्रेस का हमारे पास स्ट्रेस का जो मैट्रिक्स है वो है सिग्मा xx टाउ xy टाउ yz सॉरी xz सिग्मा zz सिग्मा yy सिग्मा zz टाउ yx टाउ yz टाउ zx टाउ zy। ये मैंने आपको बताया हुआ है कॉशीज़ इक्वेशन में कि ये हमें फोर्स के बारे में बताता है कंपोनेंट, और ये जो अगला इंडेक्स होता है ये हमें एरिया के बारे में बताता है जिस एरिया के वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये कॉशीज़ इक्वेशन में देख लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये जो पेज था ये हमने बड़ी डिटेल में क्लास में किया था। आगे यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हमें इसका आंसर मिलता है, इन चीज़ों के बारे में हमें आंसर मिलता है वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर। ये मैंने आपको क्लासरूम के अंदर ये भी करवा दिया था चैप्टर नंबर 5 का। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास टाउ xy है, ठीक है, टाउ xy यानी shear स्ट्रेस मेरी x और y प्लेन पे लग रही है। किस पे? अगर ये मेरे पास एक क्यूब है तो इसमें से अगर मैं एक प्लेन लैदा करूँगा ये वाला तो ये x और y प्लेन होगा, x और y प्लेन पे ये लग रही है। तो मेरा shear स्ट्रेस का कैसा बनेगा वो, लेट्स सपोज अगर ये मेरा XY प्लेन है तो अगर मैं इसको इधर से खींचता हूँ, इसको इधर से खींचता हूँ, दो shear लगाई, ये फेस उठ के ऊपर चला गया और ये फेस इधर आ गया, तो ये ऐसे। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है, v है, तो चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये चूँकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, पार्शल u बाई पार्शल y प्लस पार्शल v बाई पार्शल x और एक कांस्टेंट आ गया आपके पास म्यू। ठीक है, तो सिमिलरली आपने इस चीज़ को सारे उस फेस के ऊपर आपने इसको कर लेना है। ठीक है, सारे फेस के ऊपर। तो फाइनल जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर है, ठीक है, जो हमारे पास इन दोनों का सम है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और आपके पास है स्ट्रेस का एक प्रेशर। कहानी ये है कि जब स्ट्रेस टेंसर को नेवी स्टोक ने सॉल्व किया था तो उसने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा होती है उसको भी इंक्लूड किया था इसके अंदर। ठीक है, ये आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ से, ये आपने जो डेरिवेशन मैं करवा रहा हूँ ये देखें जनाब। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ स्ट्रेस को, तो जो स्ट्रेस एक्स एक्स है वो मेरे पास 2 म्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स के बराबर आ गई, और जो स्ट्रेस एक्स वाई है वो मेरे पास, ये देखें मैंने यहाँ पे करके दिखाई है,
एक्स वाई म्यू पार्शल यू बाई पार्शल वाई प्लस पार्शल वी बाई पार्शल एक्स। ठीक है, सिमिलरली जो अगला फेज़ है अगर आप देखें वो है जी एक्स, तो आपने उसको जी एक्स के मुताबिक बना लेना है। अच्छा जनाब, अब ये देखें, मैं कहता हूँ कि ये मेरा अब एक्स फेज़ में देख लें, एस फेज़ में अगर मेरा प्रेशर लग रहा है, फ़र्ज़ करें मैं इस डायरेक्शन को माइनस पी डायरेक्शन कहता हूँ, तो मेरी स्ट्रेस एक्स एक्स इधर आई, ठीक है, कुछ एलोंगेशन इधर हुई, कुछ एलोंगेशन इधर हुई, तो इधर जो एलोंगेशन हुई वो चूँकि ये एक्स कंपोनेंट है तो पार्शल यू बाई चेंज भी एक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो ओवरऑल नेट चेंज इसमें सिग्मा एक्स एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस पी प्लस म्यू पार्शल यू बाई पार्शल एक्स। ठीक है, तो चूँकि इधर भी प्रेशर ओवरऑल हर तरफ से लग रहा है, सेम प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए पी को पी रखेंगे, और इधर चूँकि इधर भी एलोंगेशन आ रही है, इधर भी आ रही है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको 2 लिख दूंगा। तो सिमिलरली सिग्मा वाई वाई किसके बराबर आ गया, माइनस पी प्लस 2 म्यू पार्शल वी बाई पार्शल वाई, और सिग्मा जी जी किसके बराबर आ गया, माइनस पी प्लस 2 म्यू पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल जी के। ओके, अब ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेसिस आ गई, ये मेरे पास शेयर स्ट्रेसिस आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं जी टाउ वाई जी बनाऊँ यहाँ पे जी एक्स, तो मेरे पास क्या बनेगा, म्यू पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल यू पार्शल एक्स प्लस पार्शल यू बाई पार्शल जी। ये बना कैसे है, ये आपके हमारे पास फेज़ है, अगर ये मेरे पास जी एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो अगर ये फेज़ उठ के इधर आया है, इसको यहाँ से खींचा, इसको यहाँ से खींचा, तो ये फेज़ उठ के यहाँ पे आ गया। तो देखिए आप, ये पैरेलल है जी के डब्ल्यू, तो पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स, जैसे जैसे मैं एक्स में मूव कर रहा हूँ मेरा डब्ल्यू चेंज होता जा रहा है, तो जैसे जैसे मैं वर्टिकल पार्शल यू बाई पार्शल जी इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ही आ गया। अच्छा चले जनाब, रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू काशीज इक्वेशन, पार्शल सिग्मा एक्स एक्स पार्शल एक्स पार्शल सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई सॉरी वाई पार्शल ओवर पार्शल जी टाउ वाई जी। याद आ गया। अब इसके अंदर हम इस चीज़ को पुट करते हैं, ये तो सिंपल, ये तो सेम रहेगा, ये तो आपको पता है। यहाँ पे पार्शल ओवर पार्शल एक्स माइनस पी प्लस 2 म्यू पार्शल यू बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई म्यू पार्शल यू बाई पार्शल एक्स पार्शल यू बाई पार्शल वाई प्लस पार्शल वी बाई पार्शल वाई, राइट, प्लस पार्शल जी इंटू म्यू पार्शल डब्ल्यू बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शल यू बाई पार्शल जी। अंडरस्टैंड। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, पार्शल माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स प्लस 2 म्यू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस म्यू कॉमन ले लिया, पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर वी बाई यहाँ पे एक्स था सॉरी, तो पार्शल वाई बाई पार्शल एक्स डबल वेरिएबल आ गया, प्लस म्यू यहाँ पे कॉमन आया, पार्शल स्क्वायर डब्ल्यू ओवर पार्शल जी स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल जी स्क्वायर पार्शल स्क्वायर डब्ल्यू बाई पार्शल जी और पार्शल एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया जी। हाँ जी जनाब, अब हम इसको आगे कर लेते हैं।
माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स प्लस, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, म्यू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस म्यू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर, 2 मरतबा कर लिया, प्लस म्यू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर प्लस म्यू पार्शल वी स्क्वायर और पार्शल वाई पार्शल एक्स प्लस म्यू पार्शल स्क्वायर डब्ल्यू पार्शल एक्स पार्शल जी प्लस पार्शल स्क्वायर म्यू इंटू पार्शल यू स्क्वायर बाई पार्शल जी। ठीक है, इसको हम अलहदा कर लेते हैं। माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स प्लस म्यू कॉमन ले लिया, पहले स्क्वायर वाला, पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर, दूसरा प्लस पार्शल स्क्वायर वी बाई पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल जी स्क्वायर। ठीक है, तीनों यू प्लस, अब अंदर क्या बचा, म्यू, म्यू कॉमन आ गया, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं पार्शल बाई पार्शल एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो पार्शल यू बाई पार्शल एक्स प्लस इसमें से पार्शल बी बाई पार्शल वाई, क्योंकि पार्शल बाई पार्शल एक्स तो कॉमन चला गया, प्लस पार्शल डब्ल्यू बाई यहाँ से पार्शल जी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बराबर मुताबिक ये कि ये हो गया 0 के बराबर, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, डी यू बाई डी टी रो इज इक्वल टू माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स प्लस म्यू पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर यू बाई पार्शल वाई स्क्वायर प्लस पार्शल स्क्वायर डब्ल्यू बाई पार्शल यू बाई पार्शल जी स्क्वायर प्लस बॉडी फोर रो जी एक्स। ठीक है, रो जी एक्स। हाँ जी जनाब, अगर आप इस चीज़ को दे सकें, रो डी यू बाई डी टी प्लस माइनस पी बॉडी फोर्स प्लस म्यू, आगे डेल स्केयर यू है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पार्शल स्केयर बाई पार्शल एक्स स्केयर है, ये तो स्केयर है, तो ये सारा क्या बन गया, डेल स्केयर है। तो अगर मैं इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म लिखूँ तो रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स प्लस रो जी एक्स प्लस म्यू डेल स्केयर डॉट यू। This is the final form of Navier-Stokes equation। ये इसकी कंप्रेस्ड फॉर्म है नेवियर-स्टोक्स की, और ये फाइनल फॉर्म इसकी देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये तीन है हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। ये नेवियर-स्टोक्स कंटिन्यूटी और नेवियर-स्टोक्स की सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो ये आपके प्रीवियस सेशन को मैंने असाइनमेंट दी थी, आपको नहीं दूंगा, आप में जिसका दिल करे वो सिलेंड्रिकल को कर ले। ठीक है जी, तो अगला है डिफरेंशियल एनालिसिस फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम, तो ये CFD के रिलेटेड है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, तो इसके साथ ही हमारा 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब इस लेक्चर की मैं अगर आपको समरी पेश करूं तो हमारे पास सबसे पहले फ्लूइड फ्लो था। फ्लूइड फ्लो को सॉल्व करने के लिए हमें लैग्रेंजियन अप्रोच नहीं लगा सकते। लैग्रेंजियन अप्रोच क्या थी, उसके पीछे पीछे मूव करना। हम अलेरियन अप्रोच लगाते हैं। अलेरियन अप्रोच में चेंज टाइम और स्पेस दोनों में आती है। अलेरियन अप्रोच में जो चेंज है वो टाइम और स्पेस दोनों में आती है। अलेरियन अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सेलेरेशन को भी डिफ़ाइन करते हैं, हम अपने एक्सेलेरेशन को डिफ़ाइन करते हैं, हम अपनी वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हैं। फिर देन अलेरियन अप्रोच को यूज़ करके हम अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उसको मतलब मोमेंटम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें स्ट्रीम फंक्शन आपको नहीं पढ़ाया हुआ था क्लास में, जो मैंने आज कवर कर दिया है। तो ये आपका पूरे का पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट है। इसमें आपको असाइनमेंट्स जो भी देनी है वो मैं आपको कवर करवाऊँगा, वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा।
तो आई होप बेटा कि ये आपको समय लगेगी। इसमें टाइम किल्लत की वजह से बहुत सारी चीज़ें दरमियान में मैं नहीं बता पाया, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग का आंसर है। आपने सिर्फ बस ये कि मुझे एक मैसेज करना है कि सर मुझे फ़लाँ लाइन फ़लाँ जगह पे कन्फ्यूजन है, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले अगले जो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।